चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करने के बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक कॉन्सेप्ट्स था। ये काइनेमेटिक कॉन्सेप्ट्स है। काइनेमेटिक में आप मोशन को डिस्क्राइब करते थे, काइनेटिक में आप जो है वो फोर्सेस को डिस्क्राइब करते थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग तमाम तर जो है वो फोर्स रिलेटेड क्वांटिटीज़ जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनर्शिया आता है। बहुत 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 बेसिक सी बातें हैं, बहुत चीज़ें, बहुत क्वांटिटीज़ हमने बहुत बार पढ़ी हुई हैं। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ है जो माइंड में रखने वाली है, इनके इंग्लिश यूनिट और इनके एसआई यूनिट, उनके दरमियान आपको जो है वो डिफरेंस करना आना चाहिए। इनर्शिया हमें पता है कि एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, बॉडी प्रॉपर्टी होती है इन ऑर्डर टू रेजिस्ट द मूवमेंट, जिसमें वो क्या करती है, रेजिस्ट करती है मोशन को। ठीक है, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को, उसको हम कह रहे होते हैं दिस इज इनर्शिया। अब इनर्शिया चूंकि एक क्वांटिटी है, एक प्रॉपर्टी है बॉडी की, तो इसका इसलिए कोई यूनिट नहीं होता, तो आपने याद रखना है इनर्शिया हैज नो यूनिट। उसके बाद आपने मैस के बारे में बताना है। मैस एक बॉडी का ऑब्वियसली जितने एक बॉडी स्पेस ऑक्यूपाई करती है हम उसको कहते हैं कि ये मैस है। मैस का इंग्लिश सिस्टम में जो यूनिट होता है वो स्लग होता है और दूसरे सिस्टम में इसका यूनिट होता है किलोग्राम। फिर आपने फोर्स के बारे में बताना है। फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल एम में। फोर्स का मतलब होता है दिस इज अ पुश और पुल। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने चूंकि फोर्स इज इक्वल एम में यहाँ पर क्या था, मैस था। मैस का यूनिट हम लोगों ने इंग्लिश में आके स्लग कर दिया था और एक्सेलरेशन जो उसका यूनिट हमने कर दिया था फीट पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट हम लोग फोर्स का ले सकते हैं स्लग फीट पर मीटर सेकेंड स्क्वायर और फीट पर सेकंड स्क्वायर, नॉट मीटर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को पढ़ा तो जुबान पे वही चढ़ा हुआ है स्लग फीट पर सेकंड स्क्वायर। और उसके बाद जो है वो आई बी, आप उसको पाउंड बी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्री बॉडी के बारे में आना है। जो भी बॉडी आप उसको जिसको आप एनालिसिस कर रहे हैं उसको हम लोग उसका हम क्या करते हैं, एक ना स्केच ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उस स्केच के अंदर हम लोग जो भी हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हम एनालिसिस करते हैं, फिर हम उसको एक ना रिजल्टेंट वेक्टर बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो उसको हम फ्री बॉडी डायग्राम कह रहे होते हैं। ये खाली फ्री बॉडी नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम। उसके बाद नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जो हमारी बॉडी पे लग रही होती है, ये रिजल्टेंट फोर्स एज किसी भी बॉडी पे जो लग रही होती है उसको हम कहते हैं दिस इज द नेट फोर्स। ठीक है, उसके बाद हम और ये हम लोग जो है वो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस को हम लोग रिजल्टेंट फोर्स जो है वो निकाल लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा पॉइंट जहां पर तमाम की तमाम आपकी जो प्लेन्स है बॉडी के वो इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद वेट, वेट चूंकि एक फोर्स होती है इसलिए इसका यूनिट जो है वो बिल्कुल सेम एज दैट ऑफ फोर्स है। प्रेशर पाउंड पर। उसके बाद आता है प्रेशर। प्रेशर को हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया और इसका यूनिट होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, उसका हम लोग इसके ये यूनिट रखते हैं। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम हमें पता है कि ट्रिपल ऑफ लेंथ होता है। ठीक है, इसको हम लोग इसीलिए इंच पर क्यूब, फीट पर क्यूब और पर्टिकुलरली इसका यूनिट जो है वो क्वार्ट ले रहे होते हैं इंग्लिश सिस्टम में। फिर डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम डेंसिटी कहते हैं। स्लग फीट पर क्यूब इसका यूनिट होगा। ठीक है, उसके अलावा जो है वो हमारे पास स्पेसिफिक वेट है। स्पेसिफिक वेट हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक वेट को अगर मैं बताऊँ तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम को हम स्पेसिफिक वेट कहते हैं। इसका यूनिट भी जो है वो हमारे पास लिखा हुआ है। बेसिकली मैं आपको इसलिए जनरल बता रही हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ समझाने वाला है ही। उसके बाद टॉर्क है। टॉर्क का आप लोग को बताना चाहिए कि फीट पर आई बी जो है वो फीट पर पाउंड जो है इसका यूनिट हो सकता है। फीट इंटू पाउंड जो है इसका यूनिट हो सकता है। इम्पल्स है, ये भी बहुत बेसिक सी क्वांटिटी है और इसका यूनिट भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी क्वांटिटीज थी जिनका जस्ट हमें एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। डेफिनेशन विद इंग्लिश यूनिट विद मेट्रिक यूनिट, ये हमारे बुक के अंदर एक टेबल है। ठीक है, तो उस टेबल को हम लोगों ने सिंपली जो है वो याद कर लेना। उसके बाद आते हैं मैकेनिकल लोड्स ऑन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के ऊपर डिफरेंट टाइप की लोडिंग हो रही होती है और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले जिस तरह की लोडिंग ह्यूमन बॉडी पे हो रही होती है, नंबर 1 है उसमें कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होता है, एक स्क्वीजिंग फोर्स होती है जो दो चीज़ों को दबा देती है। ठीक है, दबा देती है, उसको हम कहते होते हैं स्क्वीजिंग फोर्स। आप देख सकते हैं ये एक सेंटर में मैं एक डिस्क टाइप स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर यहाँ से भी फोर्स लगी है, यहाँ से भी फोर्स लगी है, जिसकी वजह से वो स्क्वीज हो गई। तो कंप्रेशन को हम कह रहे होते हैं स्क्वीजिंग फोर्स। ठीक है, जो भी किसी भी बॉडी पे जो है वो लग रही होती है। उसके बाद आती है टेंशन। टेंशन क्या है, एक पुलिंग फोर्स जो कि एक ऑब्जेक्ट को दोनों तरफ से जो है वो खींच रही होती है, इसको हम कह रहे होते हैं दिस इज टेंशन। टेंशन क्या है, एक पुलिंग फोर्स है, यहाँ एक स्ट्रेचिंग फोर्स है, जबकि जो हमारे पास कंप्रेशन है ये एक स्क्वीजिंग फोर्स। आफ्टर दैट आते हैं शेयर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। शेयर बेसिकली क्या होते हैं, इस तरह की फोर्स होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी का या किसी भी पार्ट एरिया का पार्ट, फॉर एग्जांपल ये जिम के लिए दो वर्टिब्रास है। शेयर में क्या होगा, ये दो वर्टिब्रास जो है वो उसमें आगे वाली जो वर्टिब्रा है वो एंटीरियरली जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि शेयर क्या होता है। कुछ इस तरह की फोर्स होगी, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हमारे आगे वाली जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी, एंटीरियरली डिस्प्लेस हो जाएगी। आफ्टर दैट स्ट्रेस। स्ट्रेस की डेफिनेशन भी सेम एज दैट ऑफ प्रेशर है। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग जो है वो स्ट्रेस कह रहे होते हैं। अब स्ट्रेस हमारे पास किस तरह का हो सकता है, स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस हो सकता है, टेंसाइल स्ट्रेस हो सकता है या शेयर स्ट्रेस हो सकता है।
कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है जी, कि आपकी बॉडी के ऊपर इस तरह का स्ट्रेस लगा जिसने जो है उसको स्क्वीज कर दिया। टेंसाइल स्ट्रेस ऐसा स्ट्रेस था जिसने जो है उसको पुल कर दिया। शियर स्ट्रेस ऐसा था जिसने आगे वाले पार्ट की एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट करा दी। देखें, स्ट्रेस और स्ट्रेन हम लोगों ने बहुत बार इसका जो है वो नाम सुना होगा। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स जो लगी है, और स्ट्रेन क्या होता है, फोर्स लगने की वजह से चेंज जो आया है शेप में, यानी डीफॉर्मेशन हुई है, उसको हम कह रहे होते हैं स्ट्रेन। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस वो वाला स्ट्रेस होगा जो स्क्वीज करेगा, टेंसाइल स्ट्रेस वो वाला जो उसको खींचेगा, और शियर स्ट्रेस जो है वो आगे जाकर उसको पुल करेगा। इसके अलावा 4-5 और इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, जिसके अंदर सबसे पहले आती है बेंडिंग। बेंडिंग के नतीजे में क्या होता है, आपके पास बेसिकली इस तरह की फोर्स होती है बेंडिंग, ठीक है। यूजुअली आप एज्यूम करें कुछ इस तरह से, अगर तो ये कुछ इस तरह की फोर्स होती है। इसमें क्या होता है, एक तरफ जो है वो कंप्रेशन लग रहा होता है और दूसरी तरफ क्या लग रही होती है, टेंशन लग रही होती है। यानी एक तरफ से चीज़ जो है वो स्क्वीज हो रही है और दूसरी तरफ से जो है वो बड़ी हो रही है, ठीक है, यानी पुल हो रही है। तो इसको हम कह रहे होते हैं बेंडिंग। तो बेंडिंग कॉम्बिनेशन है कंप्रेशन और टेंशन का, जिसमें कंप्रेशन एक साइड पे लग रहा है और टेंशन जो है वो दूसरी साइड पे जो है वो लग रही है। उसके बाद आता है टोरॉयन। टोरॉयन बेसिकली क्या होती है, ट्विस्टिंग फोर्स होती है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इसने इस तरह उसको ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियरली टोरॉयन को जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद एक्सियल लोडिंग, या बहुत बार वर्ड सुनेंगे। एक्सियल बेसिकली क्या होता है, जो लॉन्ग एक्सिस ऑफ योर बॉडी जो है वो जो फोर्स लग रही होती है, यानी फॉर एग्जांपल पहले सर्विकल, फिर थोरेसिक, फिर लंबर, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे वाले रीजन पे आएगी, तो इसको हम कह रहे होते हैं एक्सियल लोडिंग। आपने याद रखना है कि L5-S1 चूँकि हमारी बॉडी का लास्ट ज्वाइंट हो रहा होता है, तो इस वाले ज्वाइंट के ऊपर जो भी यहाँ तक जो है वो एक्सियल लोडिंग होती है, लास्ट ज्वाइंट होता है जो कि हमारी वेट बेरिंग करता है, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स जो है वो आपकी इस ज्वाइंट के ऊपर जो है वो लग रही होती है। उसके बाद कंबाइंड लोडिंग, दो या दो से ज़्यादा जो है वो, फॉर एग्जांपल टेंशन भी लग गई, कंप्रेशन भी लग गई, बेंडिंग भी लग गई, ट्रेन भी लग गया, इस तरह दो से ज़्यादा जो है वो लोडिंग के पैटर्न अगर हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर बॉडी पे लग गया, तो उसको हम कह रहे होते हैं दिस इज कंबाइंड लोडिंग। अब आता है कंबाइंड लोडिंग या किसी भी लोडिंग के रिजल्ट में क्या हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए। लोडिंग के रिजल्ट में बेसिकली मैंने आपको बताया था, लोडिंग यहाँ स्ट्रेस अगर हम लोग देख लें तो स्ट्रेस बेसिकली एक लोडिंग का दूसरा टर्म हम यूज़ कर सकते हैं। इसके नतीजे में क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन इन शेप हो रही है, जिसको हम कह रहे होते हैं शेयर। अब आपने एक और बात याद रखनी है, हर बॉडी की एक कैपेबिलिटी होती है कि वो कितनी हद तक अपनी शेप को डिफॉर्म कर सकती है। उस कैपेबिलिटी को हम कहते हैं, उस पॉइंट जहाँ तक एक बॉडी अपनी बियर कर सकती है स्ट्रेन को, या अपनी जो है वो डिफॉर्मेशन कर सकती है, उसको हम कह रहे होते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट से आगे एक बॉडी अगर पहुंच गई है तो फेलियर की स्टेज आ गई है, यानी अब एक बॉडी जो है वो इंजरी पे चली जाएगी। यील्ड पॉइंट से अगर आगे कोई बॉडी आ गई है तो दोबारा अपनी शेप में नहीं जाएगी, लेकिन अगर फेलियर के पॉइंट पर पहुंच गया है तो अब जो है वो इंजरी के चांसेस जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आप देखिए ये ग्राफ होता है, इस तरह से ही बनाया जाता है। यहाँ पर आपने बस लिखना है दिस इज इलास्टिक रीजन, यानी ये वो रीजन है जहाँ तक अगर एक बॉडी की शेप में डिफॉर्मेशन है वो दोबारा अपनी शेप पे रिटर्न हो जाएगी। ये प्लास्टिक रीजन है कि इसमें जो वो बॉडी दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप की तरफ नहीं आ सकती। उसके बाद आती है रिपीटेटिव और एक्यूट लोडिंग। रिपीटेटिव लोडिंग इस तरह की होती है, नाम से पता चला है कि बार बार अगर आप लोडिंग कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या होती है, लो मैग्नीट्यूड की लोडिंग होती है, और इसके जो अफेक्ट होते हैं वो सब एक्यूट अफेक्ट होते हैं। और इसी तरह मैं अगर आपको एग्जांपल दूं रिपीटेटिव लोडिंग की, तो अगर आप बार बार ज़मीन से नीचे कोई चीज़ को लिफ्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको हम रिपीटेटिव लोडिंग कहते हैं, और इसकी वजह से जो है वो लो बैक पेन भी समटाइम्स जो है वो होती है। उसके बाद एक्यूट लोडिंग क्या होती है, एक्यूट लोडिंग हाई मैग्नीट्यूड की लोडिंग होती है, और ये जो है वो इंजरी प्रोड्यूस जो है वो लाजमी करती है, ठीक है। शेप इन चेंज में जो है वो शेप लेके चेंज ले आती है शेप। ये बेसिकली बहुत ही बेसिक सा चैप्टर था, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जो है वो हम लोग अब इसका बुक का ओवरव्यू देखते हैं और देन हमारा जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में इसके एक पार्ट है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा चूँकि हमारे टीचर से भी हम लोग को नहीं पढ़ाया और इसका आगे हमारे पास कोई काम नहीं है, तो इस टॉपिक को हम लोगों ने जो है वो नहीं करना।